प्रॉब्लम होगा। यस, स्टार्टेड। सबको मैसेज मिला होगा रिकॉर्डिंग का, कंफर्म करो एक बार। यस ओके सर, ठीक है सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। पॉइंट इज दैट सर, टैक्स का क्लास है और हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे। तो मुझे जितना याद आ रहा है सर कि लास्ट वीक हम लोगों ने कैपिटल गेन को हम लोगों ने एकदम ओवरव्यू तक हिसाब से देखा था, ठीक है। मैंने कैपिटल गेन के बारे में एक कंप्लीट आइडिया लेने का कोशिश पूरा किया था हम लोग लास्ट वीक। बट आज हम लोग ना आइडिया पे नहीं, सीधा पॉइंट पे फोकस करेंगे। पॉइंट पे इन द सेंस कि कैलकुलेशंस वगैरह करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, प्रोविजंस लिखना है। तो पेन एंड कॉपी रेडी कर लो, ठीक है सर। वीवीआईपी टॉपिक है, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाएंगे कैपिटल गेन रिगार्डिंग, ओके। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलो सर, हेडिंग कर लो। कॉपी पेन रेडी सबका? रेडी स्टेडी गो। कॉपी पेन रेडी करो, हेडिंग लगा दो सर, हेडिंग लगा दो। कैपिटल করাবেন হ্যাঁ বল, কি করাবেন ক্যাপিটাল গেইন করাবো বাবু। আগের দিন ক্যাপিটাল গেইন স্টার্ট করেছিলাম, ওভারভিউ দিয়েছিলাম। 5টা হেডস है ना इनकम टैक्स से। हेलो, चलो जिनको समझ হ্যাঁ में স্যার नहीं आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स में नॉर्मली कितना हेड्स है सर? 5 हेड्स हैं, ठीक है। 5 हेड में से लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया पीजीबीपी, ठीक है। जिन लोगों ने पीजीबीपी अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, डोंट वरी, वो बाद में करेगा, ठीक है। सबका सब कुछ खत्म होगा सर, किसी का आगे किसी का पीछे, डोंट वरी फॉर दैट। तो जिन लोगों ने सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, वो प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। जिनका पीजीबीपी हो गया वो पीजीबीपी प्रैक्टिस करे, रिवाइज करे, डाउट हो तो पूछ लिया करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो ठीक लगे आपको। ऑफलाइन में आ जाओ सर, टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस कर रहे हैं। अच्छा, कैपिटल गेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा। आज नहीं सर, ये लास्ट दिन सैटरडे स्टार्ट कर दिया था मैंने। सैटरडे वाले जो क्लास है ना इवनिंग का, उसमें मैंने कैपिटल गेन स्टार्ट कर दिया था। और यस्टरडे मैंने ऑफलाइन में पीजीपीपी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। जो लोग ऑफलाइन में आया था वो लोग करके गया है, ओके। तो आज करेंगे सर कैपिटल गेन। तो व्हाट इज कैपिटल गेन, इसी के बारे में मैंने लास्ट दिन बताया था। डोंट वरी, अगर बाई चांस किसी ने लास्ट क्लास मिस भी किया था, वो बैकअप से रिवाइज कर ले एक बार प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि वहां पर ना मैंने कैपिटल गेन के बारे में एक कंप्लीट ए टू जेड आइडिया देने का पूरा कोशिश किया। और इंडियन फाइनेंशियल एरिया में मैंने इन्वेस्टमेंट एरिया में काफी फोकस किया, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल, मैं नोट्स भी शेयर कर दिया सबको। अगर बाई चांस ये शॉर्ट नोट्स किसी को नहीं मिला तो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लेना सर, कि कैपिटल गेन टैक्स एंड व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया, उसका टाइप्स कितना है, टैक्स रेट कितना है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एग्जेम्पशन क्या मिलता है, और सेविंग्स क्या हो सकता है टैक्स में, ठीक है, अगर कैपिटल गेन आप करोगे। सर इन सिंपल कैपिटल एसेट सेल करके कैपिटल गेन होता है। बात को समझा करो, कैपिटल एसेट सेल करके कैपिटल गेन होता है। अब जैसे कि आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था कि कुछ नहीं तो, अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है अभी, डोंट वरी, धीरे धीरे सारा पॉइंट समझ में आएगा। बट एक बात तो मानोगे ना सर, कि अगर किसी का लैंड है सर, मानो कि टाउन में है या सिटी में कोई जमीन है, या टाउन में कहीं जमीन है, टाउन में, ठीक है, सिटी टाउन में, विलेज का लैंड नहीं होता है सर। उसके ऊपर मैंने लास्ट दिन क्वेश्चन आंसर भी करवाया था कि विलेज एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, कैपिटल एसेट नहीं है। तो जो कैपिटल एसेट के डेफिनेशंस के अंदर काउंट होता है, उसको सेल करके आपको कैपिटल गेन होता है।
उसको सेल करके आपको कैपिटल गेन होता है। मैंने लास्ट दिन कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था, जैसे मानो कि एग्रीकल्चरल लैंड कितना दूर है, माने सिटी से कितना दूर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सर। सिटी से कितना दूर, जैसे कि सिटी का पॉपुलेशन कितना है, कितना किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में है, याद आ रहा है सबको? या मैं हवा में बात कर रहा हूँ सर? हवा में थोड़ी बोल रहा हूँ सर, ये तो हुआ था लास्ट दिन। मैंने एरियल डिस्टेंस के बेसिस में एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि किसे हम एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे, और एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपका है ना सर, उसको बेचोगे ना तो सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगता है सर। ठीक है, मानो कि किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड कभी 5 लाख में खरीदा था, ठीक है, आज उसको एग्रीकल्चरल लैंड 10 लाख में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 5 लाख का। लेकिन सर ये टैक्सेबल नहीं है एज पर इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन वही एग्री लैंड अगर सिटी के आसपास में हो, सेम एग्री लैंड अगर सिटी के आसपास में हो, एक किलोमीटर का एक रेडियस होता है, ठीक है, किलोमीटर वाइज एक रेडियस का मैटर होता है। अगर उस रेडियस के अंदर आ जाए, ठीक है, किलोमीटर वाइज अगर वो रेडियस के अंदर आ जाए, तो चांसेस है कि आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन अगर नहीं आए तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिए सर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डोंट वरी, मैं ना आज ज्यादा आप लोगों को ना इधर उधर नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। इसीलिए मैं बोला कॉपी एंड पेन रेडी करो, आप धीरे धीरे मैं जो लिखा रहा हूँ उसको लिखो, फिर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा तो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चर्चा भी ना कॉपी में भी होना चाहिए। तो इनकम टैक्स में कैपिटल गेन जो है, ये कौन से सेक्शन में बोला हुआ है? इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55, ये मेन एरिया है जिसके अंदर जैसे 28 से 44 AE तक का एरिया था जो पीजीबीपी का सेक्शन था। सिमिलरली कैपिटल गेन 45 से लेके 55 के अंदर कहा गया है। ये एक्ट है सर, इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के अंदर इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। उसमें रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने मेंशन करके रखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से, as a chartered accountant, as a company secretary, as a cost accountant, as a law practitioners, basically as a income tax professionals। ठीक है, आप लोग आगे जाके इनकम टैक्स के ऊपर काम करोगे तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ जानना है। तो बात को समझे, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, आप पहले लिखो मेरे साथ साथ। एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, ठीक है, एज पर सेक्शन, तो स्क्रीन, ओके ओके ओके, सॉरी सर, अभी है सर? ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रहा है? एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, एनी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, arising from transfer of capital asset is called capital gain, is called capital gain। ठीक है, अब ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में ये डेफिनेशन दिया गया है। नाउ देयर इज अ पॉइंट सर, इसके अंदर बहुत सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मैं आपको बोला कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, ये तो कैपिटल गेन का सेक्शन है। जैसे एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, पॉइंट टू बी नोटेड सर। ठीक है, मैं इसको ना एक बॉक्स में लगा देता हूं, ये जो ट्रांसफर वाला पॉइंट है इसको मैं गोला करता हूं या फिर एक बॉक्स के अंदर इसको मैं पुट कर देता हूं। सर क्यों बॉक्स में क्यों पुट करोगे? सर क्योंकि ये वाइटल पॉइंट है। ट्रांसफर वर्ड ना ऐसे सुनने में लगता है कि एक जगह एक चीज को दूसरे एक एक पॉइंट से दूसरे जगह में शिफ्ट करने को ट्रांसफर कहते हैं।
सर इनकम टैक्स में कैपिटल गेन में भी एग्जैक्टली यही होता है। आज जो तेरा है कल वो किसी और का है। बात को समझे सर, ये तो जिंदगी का बात हो गया। अरे सर जिंदगी तो है क्या, सब कुछ जिंदगी है। आज जो तेरा है कल वो मेरा है। आज तेरा जमीन कल मेरा हो जाएगा, कल तेरा जमीन किसी और का हो जाएगा। तो जमीन ट्रांसफर होता है, लेकिन ट्रांसफर का भी ना कुछ टाइप्स होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सेक्शन 2 सर आप ना ये ना मतलब नाटक मत किया करो, डायरेक्टली पढ़ाया करो। सर क्या करें, नौटंकी करते करते जिंदगी बीत गया। अच्छा तो ट्रांसफर क्या हो गया सर? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर के बारे में बात करता है सर। ये ट्रांसफर कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर का ना अलग अलग रूप है। तो ये रूप मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना भगवान का कितने रूप हैं, एग्जैक्टली कुछ उस तरह का ही ट्रांसफर का भी अलग अलग रूप है। रूप रूप समझते हो ना, टाइप्स। तो ट्रांसफर नॉर्मली बाई सेल को ट्रांसफर माना जाता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जमीन है, मैं किसी और को सेल कर रहा हूं, तो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर। बट इसके अलावा और भी चीजें होते हैं जो ट्रांसफर को दर्शाता है, ठीक है। मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। सो वेट एंड वॉच और लिखते रहो। अच्छा, और एक वाइटल पॉइंट यहाँ से उठ के आता है सर, दैट इज वीवीआईपी पॉइंट। मैंने क्या बताऊं सर, जितना कम बोलो उतना कम है, मैंने जितना ज्यादा बोलो उतना कम है, सॉरी सर। पॉइंट का नाम है कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने लास्ट दिन ना आप लोगों को स्टोरी सुनाया था। बट क्या है ना, कोई कोई कहता है सर आप तो स्टोरी सुना देते हो, पर हमें ना स्टोरी में मजा नहीं आता, क्योंकि स्टोरी में बॉलीवुड कहानी थोड़ी है। स्टोरी में बॉलीवुड कहानी जो नहीं है। बॉलीवुड कहानी में कैसे होता है ना, बॉलीवुड कहानी को पहले का कहानी तो और गजब होता था, रंग चढ़ाया जाता था। अब मैं यहाँ पर रंग तो नहीं चढ़ा सकता, जो है वो बताता हूँ। तो आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आता है ना। आप लोगों को तो उल्टा सीधा स्टोरी पसंद आता है, जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। लेकिन ये सब उल्टा सीधा स्टोरी नहीं है, सीधा सीधा स्टोरी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं अब आज आपको फिर से बताऊंगा सर कि कैपिटल एसेट क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अच्छा, और एक चीज सर, ये भी आप थोड़ा सा गोला कर दो, या जो करना है कर दो। गली में आज चांद निकला, आहा, तुम आया तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गाना सुने हो सर? सर कैपिटल गेन का चांद निकल गया। सर चांद क्यों सर? बात को समझे। कैपिटल गेन में मजा आता है ना। आपके पास 5 लाख का जमीन था, 10 लाख में बेच दिया, 5 लाख का गेन कर लिया, इसी में तो मजा है। लेकिन सरकार बोलता है कि ठीक है, आपने गेन किया, आपको अच्छा लगा, बट उस अच्छाई का कुछ पार्ट हमें भी दे दो। तो कैपिटल गेन टैक्सेशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। आज आपको वही चीज बताऊंगा कि क्या रेट ऑफ टैक्स होगा नहीं होगा। लेकिन कैपिटल गेन जो सेक्शन 45 से 55 का कंप्लीट एरिया कवर करता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पर लिखाया, हेलो सर, ठीक है, ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पर अभी लिखाया, इस डेफिनेशंस के अंदर अगर आप झांक के देखें, ठीक है, इस डेफिनेशंस को अगर आप झांक के देखें तो क्या निकल के आता है? एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इसके अंदर 45 सबसेक्शन 1 जो है ये कैपिटल गेन का ही सेक्शन है। ट्रांसफर जो है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है। कैपिटल एसेट क्या है इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कहा गया है ना सर। अब पॉइंट इज दैट कि ये जो जो चीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब यही है कि अगर आप ट्रांसफर समझ जाते हो, अगर आप कैपिटल एसेट समझ जाते हो, तब जाके आपको कैपिटल गेन भी समझ में आ जाएगा। तो अच्छा ये बात है सर। हाँ ये बात है, हाँ सर, बात इतना सा है, बात इतना सा है। अब चलो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो। ऐसे तो मैं नोट्स दिया सर, क्लास नोट्स कल भी मैंने एक दिया, कैपिटल एसेट क्या है, ठीक है, डिफाइनिंग कैपिटल एसेट। पर आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगा ना नोट्स, ठीक है, यहाँ पर सारा पॉइंट लिखा हुआ है, बट आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैपिटल एसेट क्या होता है। फिर आगे आगे मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, रुक जाओ सर। लिखो लिखो सर, मैं समझ सकता हूँ, लिखना जरूरी है।
कैपिटल एसेट। चिंता ना करें, समझ में आना बहुत जरूरी है। सो कैपिटल एसेट क्या है? तो रूल कहता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट मीन्स, ठीक है, कैपिटल एसेट मीन्स, ध्यान से लिखना सर, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट मीन्स, अब इसको ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ABCD करके लिख देता हूँ, ठीक है, आपको सुविधा होगा ABCD समझने में, ठीक है, ABCD समझने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। चलो एक एक करके बता देते हैं, थोड़ा लंबा लिस्ट होने वाला है, थोड़ा लंबा लिस्ट होने वाला है। मैं लास्ट दिन भी बोला था, पर आज फिर से मैं दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उस दिन मैं बोल दिया था, आज लिखा दे रहा हूँ। पॉइंट A करो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, ठीक है, हेल्ड बाय एन एसएससी। एसएससी कौन सर? सर एसएससी उसे कहते हैं जिसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स अभी तक नहीं पढ़ा, मैं उनको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का लिंक शेयर करके रखा, प्लीज गो थ्रू कर लो। वहां पर एसएससी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, सब समझा के रखा गया है। फिलहाल अगर कुछ भी नहीं पता, फिर भी एक बात तो पता है ना सर, देश में रहना है तो देश को कुछ देना पड़ता है। हम लोग देश की मिट्टी का खाते हैं ना सर, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी इस देश का हम लोग खाते हैं, इस देश का हम लोग पीते हैं, तो बदले में देश को भी कुछ रिटर्न देना पड़ता है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि देश चलता है टैक्स से। ये मैं हर बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। हाँ, ये टॉपिक हर बार, चाहे वो कोई भी GST का पढ़ाई करे, चाहे इनकम टैक्स का पढ़ाई करे, है ना, चाहे कस्टम एक्ट का पढ़ाई करे, जब भी हम GST पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ते हैं, कस्टम्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, ये बात हमेशा करना पड़ता है सर कि गवर्नमेंट का अर्निंग डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट का अर्निंग डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, हम लोग सरकार को टैक्स देंगे तभी सरकार चल पाएगा। तो इसीलिए सरकार भी टैक्स कमाने का अलग अलग तरीका ढूंढा है। तो इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसमें से एक हेड है कैपिटल गेन। सरकार कहता है कि आप कैपिटल गेन अच्छा खासा कर लेते हो, आप माने पब्लिक, ठीक है, अब उसके ऊपर बेस करके जो भी पब्लिक, जो भी पर्सन, इसको इनकम टैक्स में पर्सन कहते हैं, जो भी पर्सन कैपिटल एसेट सेल करके कुछ भी प्रॉफिट या गेन करेगा, गवर्नमेंट का मानना है अब मेरे स्कैनर पे आ गए हो सकेगा, अगर अगर सब रूल ठीक ठाक बैठ जाए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके रूल ठीक ठाक नहीं बैठे, या फिर एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाता है, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी, एसएससी माने जिसका टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है, ठीक है। घर पे कोई तो होगा जिसका इनकम टैक्स फाइल होता होगा, घर के नॉर्मली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इनकम टैक्स फाइल जरूर करता है, चाहे सैलरीड पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे कुछ नहीं करता है, सिर्फ भाड़ा से खाता है। सर मतलब माने मानो प्रॉपर्टी है, बिजनेस भी नहीं करता, सैलरी भी नहीं करता, प्रॉपर्टी है, रेंट पे लगा दिया। जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे इनकम करने वाले लोग बहुत मिलेगा आपको, है ना, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मिल गया सर। किस तरह से मिल गया? सक्सेशन में मिल गया। प्रॉपर्टी था दादा परदादा का, और अभी अच्छा पोजीशन में था, गुड लोकेशन में था, बस रेंट देते जाओ और खाते जाओ। हाँ सर अच्छा बात है सर, ऐसा किस्मत सबको मिले अच्छा, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल, ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business or professions, whether or not connected with his business or profession,
उसके बिजनेस या प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हो या ना हो। ठीक है, आगे लिखो सर, आगे लिखना। ये जो 3 हाईलाइट पॉइंट है इसको समझना है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट बी। हाँ, কি হয়েছে? बिजनेस और प्रोफेशन, whether or not connected with his business or profession, बस এতটাই লিখেছি। whether or not connected with his business or profession, माने एसेट जो है उसके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं। अब आगे लिखो तो सर, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी लिखा रहा हूं सर। एनी सिक्योरिटीज, अच्छा आप लोगों को तो आइडिया है ना, नॉर्मल एसेट जैसे दिमाग में आता है, क्या एसेट का नाम आता है? लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरीज, है ना। आम आदमी की जिंदगी में एसेट क्या होता है? आम आदमी की जिंदगी में ही एसेट होता है, लैंड, बिल्डिंग, है ना। ज्वेलरीज कितना है, सोना कितना बनाया, सोना कितना सोना है, सोने जैसा किसका मन, पता नहीं सर। आप समझ गए ना, यहाँ पर सोना मैंने गोल्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि सोने की नगरी क्या है सर? लंका। ओके, तो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, अब आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो सर, आप लोगों को ऐसा ऐसा चीज समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जो शायद पहले कभी नहीं सुना, बट कोई बात नहीं, पहली पहली बार सुनोगे तो भी दिमाग में भरना पड़ेगा। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्या नाम बताया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आपके मन में चल रहा है सर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? सर प्यार से इनको एफआईआई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से इनको एफआईआई कहते हैं। इन्हीं का पैसा होता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन कंपनीज में मिलता है, क्योंकि आजकल इंडिया का इकोनॉमी काफी तरक्की कर रहा है सर। दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का पैसा माने कैपिटल, या दुनिया भर का इन्वेस्टर, कंट्री, ठीक है, दुनिया अलग अलग कंट्रीज का म्यूचुअल फंड कंपनीज, अलग अलग कंट्री का गवर्नमेंट इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। क्यों सर? क्योंकि इंडियन मार्केट में ग्रोथ है। इंडिया अगला 10-20 साल में वर्ल्ड लीडर बनने का क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट है इंडिया के पास, ठीक है, और बनेगा, अगर सही लीडरशिप के हाथ रहे जरूर बनेगा सर। देखो सर, हर चीज में हर किसी को तो खुशी नहीं मिल सकता। कोई बोलेगा सर कैसे बनेगा, ये हालत है वो हालत है, दैट्स ट्रू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पर्सनली फील होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर आप ओवरऑल देखो, देश के हित में देखो, ठीक है, अगर आप कंट्री के हित में देखो, तो इंडिया एक पॉजिटिव हाथ में है, और उसके कारण इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिन ब दिन बढ़ रहा है। रिसेंटली G20 का लीडरशिप करके भी इंडिया वर्ल्ड के सामने एक बहुत अच्छा इमेज रखा है सर। जैसे आपको पता होगा कि G29 9 तारीख और 10 तारीख इंडिया में मीटिंग था, और आप पॉजिटिविटी देखो शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर दिनों में, अगर आप निफ्टी देखोगे या सेंसेक्स देखोगे, ठीक है, इंडियन निफ्टी 20,000 क्रॉस कर गया सर, 20,000 क्रॉस कर गया। ये मैं लास्ट 5 दिन का बात कर रहा हूँ। लास्ट 5 डेज का अगर आप देखो तो निफ्टी 19,000 के नीचे था, सॉरी 20,000 के नीचे था। कभी तो आज तक कभी नहीं हुआ कि निफ्टी 20,000 क्रॉस किया है, पहली पहली बार क्रॉस भी कर गया। सो पॉइंट इज दैट सर, इतना निफ्टी बढ़ क्यों गया सर? इसमें एक्चुअली फॉरेन पैसा आ गया, डोमेस्टिक पैसा माने बड़े बड़े कंपनीज का पैसा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनीज का पैसा स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, मार्केट में एक अलग लेवल का मतलब क्या बोलते हैं, ऑल टाइम हाई लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब भी कैपिटल का फ्लो होता है इंडियन मार्केट में, उसका इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू से दिखाई देता है, जैसे कि निफ्टी 50। ऐसे तो ये स्टॉक मार्केट क्लास नहीं है, बट फिर भी जब सिक्योरिटीज का बात होता है, स्टॉक मार्केट का बात आ ही जाता है, और ये कैपिटल गेन चैप्टर है, यहाँ पर शेयर सिक्योरिटीज में बहुत बात होंगे सर, ठीक है। जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको कैपिटल मार्केट का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉलेज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बने रहो सर, बने रहो। ओके,
तो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, माने इंडियन कंपनीज में कोई शेयर खरीद के रखा है, इंडियन कंपनीज में कोई डिवेंचर खरीद के रखा है, माने कंपनी ने शेयर इशू किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने बाई किया, कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने बाई किया, ठीक है, और होल्ड करके रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। आई होप कि इतना बात समझ में तो आ रहा है सर। हाँ सर, इतनी सी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोलेगा सर हमें इतना शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं सर, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, बट इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investor which has invested in such securities in accordance with सेबी रेगुलेशन। जिसका भी पैसा मार्केट में आएगा ना, चाहे फॉरेन से क्यों ना आए, सब कुछ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उनके हिसाब से आना चाहिए, सेबी रेगुलेशंस के तहत आना चाहिए, तो जाके उसे हम एसेट बोलेंगे, ठीक है। अगर सेबी रेगुलेशंस के बाहर है तो फिर इलीगल माना जा सकता है, या फिर वो गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिक या ऑथराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेबी रेगुलेशंस के बाहर कोई कुछ भी काम नहीं कर सकता। इंडियन इकोनॉमी में अगर पैसा का बात है ना सर, कंपनी में इन्वेस्टमेंट का बात है, विदाउट सेबी रेगुलेशंस, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया। तो हर तरह का एसेट, ठीक है, लैंड बिल्डिंग वगैरह तो है ही, ठीक है, मूवेबल इमूवेबल टाइप का जो भी है वो तो है ही, आइदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, ठीक है, वेदर रिलेटेड विद बिजनेस और नॉट। ये पॉइंट नंबर ए में आपको मैंने बोला, दैट इज कैपिटल एसेट। Second thing, any securities held by a foreign institution and investors which is invested in such securities in accordance with SEBI regulations, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस। तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल एसेट हो गया। इसलिए शेयर का बात बार बार आएगा, शेयर रिलेटेड मैटर बार बार आएगा सर। ऐसे काफी लोग एनआईएसएम का भी पढ़ाई करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। जो लोग एनआईएसएम का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सुबह क्लास होता है नॉर्मली एनआईएसएम का, तो उसका भी एक एग्जाम होता है टैक्स के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट टैक्सेशन के ऊपर ही पढ़ाई होता है, मैंने सिर्फ शेयर मार्केट टैक्सेशन, वो भी इसी टॉपिक की कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर ही कवर हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 50%। ये बात भी मैंने लास्ट क्लास में कर रहा था। ओके, पॉइंट सी सर, ध्यान से सुनना, और भी कुछ पॉइंट बताते जा रहा हूं। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, टीवी में ऐड आता है सर, इसका पूरा नाम है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, पूरा नाम है यू, मतलब शॉर्ट नाम है यूलिप, ठीक है। टीवी में ऐड आता है सर, एचडीएफसी यूलिप, आईसीआईसीआई यूलिप, और भी कंपनीज है जो यूलिप रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट चलाता है, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी issued on or after 1st of February 2021 to which exemptions under section 10 subsection 10D does not apply on account of premium payable exceeding 2,50,000 for any previous year। पेशेंस रखो सर, थोड़ा सा ट्रिकी चीज में जा रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। For any previous year during the term of such policy, during the
term of such policy. During the term of such policy. इसमें थोड़ा सा और लिखो ये यूलिप के बारे में. In a case, हाँ बोलो. लास्ट लाइन टाइप टू द During the term of such policy. During the term of such policy. হয়েছে? हाँ না सर না হয়নি? আচ্ছা লিখে নাও. না লেখ লেখ লেখ. Any unit-linked insurance policy issued on or after 1/2/2021 to which exemption under section 10(10)(d) does not apply on account of premium payable exceeding 2,50,000 for any previous year during the term of such policy. Full stop. हाँ बोलो सर. হয়ে গেছে হয়ে গেছে? ओके. पैरा चेंज करके उसी पॉइंट में थोड़ा कंटिन्यू करो. In a case where premium in a case where premium is payable, premium is payable by a person for more than one ULIP, issued on or after 1st of February 2021 and the aggregate of premium payable on such policy, on such ULIPs, ठीक है, on such ULIPs exceed 2,50,000 for any previous year during the term of such policy, during the term of any ULIP policy, term of any ULIP of such ULIP, during the term of any such ULIPs, okay, comma, the exemption under section 10 subsection 10D would be available in respect of सर এটা 1010D না 110D 10(10)(d), 10 subsection 10D. Oh, sorry, 10 subsection 10D. Under section 10 subsection 10D. Okay. Bracket में 10D. The exemption under section 10 subsection 10D would be available in respect of those ULIPs bracket में at the option of the assessee, माने जिसका टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है, whose aggregate premium payable does not exceed 2,50,000 for any of the previous year during their term.
ड्यूरिंग देयर टर्म, माने पॉलिसी के टर्म के अंदर। ठीक है, अगर 2.5 लाख के नीचे का पॉलिसी है, 2.5 लाख के नीचे यदि पॉलिसी है, अगर 2,50,000 के नीचे का है तो फिर कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी यूलिप रहेगा, ऑल अदर यूलिप would be capital asset, would be capital asset। सर लैंड, बिल्डिंग, शेयर, ये सब फिर भी समझ में आ जाता है ना। लैंड तो बिल्डिंग तो बहुत पॉपुलर है, किसी को भी पता है ना कि लैंड बिल्डिंग एसेट है, सेल करेंगे गेन होगा। ठीक है, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेशन हो जाएगा। शेयर का भी समझ में आ जाता है कि शेयर खरीदेंगे, सेल करेंगे, कैपिटल गेन होगा, इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। उसका भी लिमिट है, वो अलग बात, बट टैक्सेबल तो है। बट ये यूलिप के बारे में हम लोग बहुत कम सुनते हैं, है ना। इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर वर्ड, नो डाउट। ठीक है, आम लोगों के अंदर इतना पॉपुलरिटी नहीं है, पर धीरे धीरे इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप हो रहा है। इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज सर, ये डिपेंड करता है सिर्फ सीएमए वाले का नहीं। मैं बात क्या कर रहा हूँ समझे सर, सिर्फ सीएमए वाले का ही नहीं सर, इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप हो रहा है। ठीक है, पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत जगह बाकी है। माने हार्डली 10% लोग भी इंडिया में फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होल्ड करता है सर। फाइनेंशियल नॉलेज हार्डली 10% ऑफ द पॉपुलेशन भी प्रॉपरली नहीं जानते। माने 90% गैप है अभी भी। हाँ सर, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। माने फाइनेंशियल नॉलेज बहुत लैग है, बहुत लैग। लेकिन सर जमाना बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, धीरे धीरे सब पता लगेगा। लेकिन आपको मैं ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं। ये जो यूलिप प्रोडक्ट है, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी issued on or after 1/2/2021, पहले आप रूल्स को देखो। टू व्हिच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(d) डज नॉट अप्लाई, जिसके ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(d) अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब किसी के मन में अगेन चल रहा है, सर यहाँ पर सेक्शन 10 कहाँ से आ गया? हम लोग तो 45 से 55 पढ़ रहे हैं, है ना। मन में तो सवाल आ ही सकता है। लेकिन ये बेसिक का पढ़ाई है सर, ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर अगर आप लोग जैसी बेसिक्स कवर हो जाएगा, सेकेंड चैप्टर होता है सर इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम, जो सेक्शन 10 का एरिया है। वहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(d) के बारे में बातचीत होता है। जिन लोगों का हो चुका है कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लाइव भी कर सकता है अगर एग्जाम देरी है तो, और अगर एग्जाम आस पास में है तो फिर चांस मत लो सर, बैकअप ले लो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सेक्शन 10 का जो चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ सर। फिलहाल यहाँ पर समझ लो सर, फिलहाल यहाँ पर समझ लो, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी issued on or after 1/2/2021 to which exemption under section 10(10)(d) does not apply on account of premium। ठीक है, अगर वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का वैल्यूएशन क्या है? अगर 2,50,000 के नीचे का प्रीमियम है साल भर का, तो वो एसेट नहीं है, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। in a case point to be noted sir, in a case where premium is payable by a person for more than one ULIP, एक से ज्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, issued on or after 1 February 2021 and the aggregate of premium payable on such ULIPs exceeds 2,50,000 for any previous year during the term of any such ULIP, the exemption under section 10 subsection 10(d) would be available in respect of those ULIP whose aggregate premium payable does not exceed 2.5 lakh for any of the previous year during their term, all other ULIP would be capital asset। माने एग्रीगेट करके भी अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख के नीचे है तो जाके, चाहे एक यूलिप हो या 2 यूलिप हो। अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर यूलिप क्या है वही तो नहीं पता, कोई बात नहीं सर, उसका भी मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, कोशिश तो जारी रहेगा। यूलिप, चलो आप लोगों के किसी के घर में यूलिप स्कीम चलता है? कोई है घर यहाँ पर जिसके, जो लोग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीद के रखा है? किसी का पापा, किसी का पेरेंट्स, माँ, एनीवन, घर के कोई बड़े बुजुर्ग परचेज किया है सर अभी तक? ओके सर, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा। देखो सर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक तरह का इंश्योरेंस है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये म्यूचुअल फंड के साथ कनेक्टेड होते हैं।
देखो एक तरह का इन्वेस्ट मतलब बेसिकली ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है, इट्स अ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सर हाइब्रिड क्यों? क्योंकि इसमें ना ये देखो इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट कंबाइंस इंश्योरेंस कवरेज विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। माने मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, साथ में लॉन्ग टर्म के बाद आपको एक रिटर्न भी मिलेगा। यूलिप अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन ए वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस, चाहे कि इक्विटी में, डेब्ट में एंड मनी मार्केट फंड्स में। माने बेसिकली माने मार्केट में नॉर्मली 3-4 तरह का एसेट्स होते हैं सर। सबसे बड़ा एसेट तो ऑब्वियसली पॉपुलर एसेट इक्विटी, जो रिस्की भी है, रिटर्न भी ज्यादा देता है पर लॉस भी हो सकता है। डेब्ट नॉर्मली सेफ एरिया है कंपेरेटिवली, ठीक है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का प्रेफरेंशियल्स हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, कमर्शियल पेपर हो सकता है, पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। सर ये सब कहां से बोल रहे हो? सर दीज आर फाइनेंशियल टॉपिक, ओके। सर ये सब कहाँ से डेवलप करेंगे? सर इसको डेवलप करने का 2-3 उपाय हैं। या तो आप लोग जब शेयर मार्केट का क्लास करोगे, ठीक है, या फिर खुद भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी तरह से अपना नॉलेज डेवलप करो। बट अगर आप शेयर का क्लास करते हो, अगर आप एनआईएसएम का पढ़ाई करते हो, अगर आप क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करते हो, आपका ये सब नॉलेज डेवलप हो जाता है बहुत ज्यादा। आप प्रैक्टिकली एवरीथिंग फील कर सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कोई बोलेगा सर जबरदस्ती शेयर मार्केट चिल्लाता रहता है। नहीं सर, मेरे को चिल्लाने का कोई इच्छा नहीं है, सारा दिन इतना चिल्लाता हूँ ना, और चिल्लाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या है ना, जरूरत हो जाता है। तो यूलिप क्या है समझा करो सर। यूलिप एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है। पब्लिक अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, ठीक है, पब्लिक इन द सेंस पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। नॉर्मली घर का जो मेन अर्नर होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि फादर, ठीक है, जो फैमिली को संभालते हैं, तो फादर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ऐसे कहीं ऐसा जगह में हम अपना पैसा रखें जो इंश्योरेंस का भी बेनिफिट दे, और हमें एक एंड ऑफ द प्रीमियम जब कंप्लीट हो जाए तो हमें एक रिटर्न भी प्रोवाइड करें। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट गोल है। यूलिप कैन बी गुड ऑप्शंस फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर बोथ इंश्योरेंस कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। आप प्रीमियम भरते रहते हो, ठीक है, एवरी मंथ, है ना, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स ऑप्शंस मिलता है आपको यूलिप का। बहुत पॉपुलर पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्केट में। एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, ठीक है, बजाज का है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, ठीक है, सब प्रोडक्ट স্যার दीज आर कॉल्ड। ইউলিপটা তো বেসিক্যালি ইসের না ম্যাক্স লাইফের। नहीं नहीं, अरे मैक्स लाइफ एक कंपनी है। ओहो, तो शायद मैक्स लाइफ का एडवर्टाइजमेंट देखा है। না सही স্যার तो मैक्स, ইউলিপটা বারবার বলছেন তো তখন মনে পড়লো যে এক্সিস ব্যাংকে কিন্তু ম্যাক্স লাইফে ইউলিপটা বেশি বিক্রি হতো। এর জন্য মাথায় এলো হঠাৎ করে। ना ना, यूलिप इज नॉट जस्ट फॉर मैक्स लाइफ, ठीक है। यूलिप कोई भी कंपनी बेच सकता है जिसको परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से। नॉर्मली जो इंश्योरेंस मार्केट में है, बैंकिंग फील्ड में है, म्यूचुअल फंड्स फील्ड में है, ठीक है, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट फील्ड में बड़े बड़े कंपनीज है ना, ये लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इसको बनाया जाता है, कौन बनाता है सर ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट? अरे सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट कर लिया, सीएमए कंप्लीट कर लिया, सीएफए कंप्लीट कर लिया बेसिकली, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में एनआईएसएम वगैरह करके काफी एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वो लोग आगे जाके ऐसे ऐसे एरिया में काम करते हैं। फिर वहां पर जाके कंपनी में रिसर्च टीम में काम करते हैं, और फिर गवर्नमेंट के साथ मैच करके, गवर्नमेंट से आइडिया लेके, खुद अपना आइडिया देके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और यही प्रोडक्ट मार्केट में कैपिटल की तरफ फ्लो होता है। हम लोग इंश्योरेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी यूलिप में पैसा लगाते हो, या फिर अभी राहुल ने एक नाम लिया, क्या नाम लिया राहुल कंपनी का? मैक्स, मैक्स लाइफ ना, एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज भी है ये सब फील्ड में। तो वो लोग क्या करता है सर, बेसिक सिंपल चीज को समझो, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग एलआईसी करते हैं ना, सिंपल तरीके से एलआईसी, है ना, तो एलआईसी में हम लोग प्रीमियम भरते जाते हैं। बट क्या एलआईसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है सर? नॉर्मली आजकल एलआईसी भी डेवलप हो रहा है, बट एलआईसीआई का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग प्रीमियम भरते हैं। हेलो, प्लीज मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो, प्रीमियम भरते कि नहीं भरते एलआईसी के लिए? अरे इतना चुप ना रहो, कुछ तो कहो।
हाँ या ना? LIC के लिए प्रीमियम होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम हम लोग भरते रहते हैं जब तक किसी का डेथ ना हो जाए, है ना। ये सम एश्योर्ड जो होता है, या फिर मरने के बाद जो बोला था कि इतने का वैल्यूएशन मिलेगा, ठीक है, तो वो मरने के बाद ही है नॉर्मली। ठीक है, तो आजकल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि मरने के बाद तो जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी सेम प्रीमियम वैल्यू के अंदर कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर एवरी मंथ 10,000 करके, ठीक है, या एवरी मंथ 20,000 करके, बेसिकली देखा यह जाएगा कि ओवरऑल 2.5 लाख के नीचे अगर रहे तो उसे कैपिटल एसेट के अंदर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वो 2.5 लाख के ऊपर चला जाए तो उसे कैपिटल एसेट के अंदर ट्रीट किया जाएगा। यूलिप कैन बी गुड ऑप्शंस जो एक साथ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ वो इंश्योरेंस कवरेज देता है, लाइफ कवरेज दे सकता है, हेल्थ बेनिफिट कवरेज, बेसिकली डेथ बेनिफिट। ठीक है, डेथ बेनिफिट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट में वो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, अलग अलग यूलिप में है। जैसे कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अलग अलग ऑप्शंस आपको देगा, अब आप चूज करो ना आपको कैसा चाहिए, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न हाई है बट रिस्क ज्यादा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मॉडरेट है क्योंकि वो दोनों तरफ आपका पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डेब्ट में रिस्क लो है पर रिटर्न कम है, रिस्क लो रिटर्न कम, रिस्क हाई रिटर्न ज्यादा। म्यूचुअल फंड्स जहां पर डेब्ट और इक्विटी मिक्स्ड अप है वहां पर आपको रिटर्न मॉडरेट मिलने वाला है। साथ में इंश्योरेंस भी है, साथ में इंश्योरेंस भी है, बट वो डेथ बेनिफिट है, मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद उसके बच्चे को मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा। समझ रहे हो सर, ये होता है यूलिप। अच्छा मुझे इतना बताओ सर, आप लोगों को यूलिप समझ में आया? इतना बताओ मुझे, यूलिप क्या प्रोडक्ट है ये समझ में आ गया? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का क्लास नहीं है, मुझे टैक्स में वापस जानना है। प्लीज टेल मी। हाँ, राहुल, नील, बोलो सर, ऋषभ, इंकी, चुमकी, सबको पूछ रहा हूँ। यस अंश, प्रिया, हाँ बोलो सर बोलो। কি বোঝা যাচ্ছে কনসেপ্টটা কি? বুঝিয়েছি না, बस কনসেপ্টটা বুঝিয়েছি। ओके सर, बस इतना ही मुझे जरूरत था और कुछ नहीं। अब हमारे टैक्स क्या बता रहे थे, इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स बता रहा है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं। ठीक है, तो बोलते हैं कि एनी यूनिट लिंक पॉलिसी issued on or after 1st February 2021 to which exemption under section 10(10D) does not apply, जिसमें सेक्शन 10(10D) का एग्जेम्पशन प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है एज पर इनकम टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख। ठीक है, एक्सीडिंग 2.5 लाख, 2.5 लाख क्रॉस करना चाहिए फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। किसी भी प्रीवियस ईयर में वो 2.5 लाख क्रॉस करना चाहिए, अगर क्रॉस किया तो एसेट है, अगर नहीं करेगा क्रॉस, ठीक है, अगर क्रॉस नहीं करेगा तो उसको कैपिटल एसेट कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसीलिए बोला ऑल अदर यूनिट्स वुड बी कैपिटल एसेट। और यहाँ पर क्या बोला, इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाय ए पर्सन फॉर मोर देन वन यूनिट issued on or after 1st February 2021 and the aggregate of premium, टोटल कुल मिला के आप जितना प्रीमियम भर रहे हो एवरी ईयर, आप माने जो फैमिली भर रहा है, ठीक है, on such ULIP exceeds 2,50,000 for any previous year during the term of any such ULIP, the exemption under section 10D would be available in respect of those ULIPs at the option of the assessee whose aggregate premium payable does not exceed 2.5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर 2.5 लाख के नीचे है तो 10(10D) पे वो एग्जाम मिल जाएगा ड्यूरिंग दैट टर्म, बट बाकी जो भी यूलिप पॉलिसी होगा उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। इसका मतलब यही है कि उसके इन्वेस्टमेंट में जो गेन आप करोगे वो आपका टैक्सेबल है, इसका ही मतलब, क्योंकि कैपिटल एसेट सेल करके जो भी मिलता है वो कैपिटल गेन होता है, तभी जाके आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले पाएगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, रुको सर, लेकिन आपको डेफिनेशंस क्लियरली पता होना चाहिए कि कैपिटल एसेट क्या है। ऐसे तो सबसे पहले क्या बोला, पॉइंट ए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ठीक है, वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच इज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डिंग विद सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, माने अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी अपना इंडियन शेयर मार्केट में या इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, फिर बाद में उसको गेन करके वो निकलते हैं, तो उसको टैक्स देके जाना पड़ेगा इनकम टैक्स में। यूलिप का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ो सर।
ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शनल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड माने कैपिटल एसेट में इंक्लूड क्या नहीं होता, ठीक है। बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, ऐसा भी लिख सकते हो। कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड माने कैपिटल एसेट में इंक्लूड क्या नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल एसेट में इंक्लूड क्या नहीं होता है। जैसे सबसे पॉपुलर एग्जांपल, बहुत वेरी वेरी पॉपुलर है सर, हम लोग जिस चीज का बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। जो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, जो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड माने हम जिस चीज का धंधा करते हैं। पॉइंट इज वेरी सिंपल, डोंट टेक धंधा एज ए बैड लैंग्वेज, ओके। मैं बार बार बोल देता हूँ इसको, नहीं तो बोलेगा सर क्या गंदा लैंग्वेज यूज करता है, धंधा धंधा करता है। अरे धंधा इज अ टर्म, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं सर, ठीक है। बंगाल में धंधा वर्ड को थोड़ा खराब लिया जाता है, बट नॉर्थ इंडिया में धंधा वर्ड इज वेरी पॉपुलर। जब भी कोई नॉर्थ इंडियन बंदा मिलते हैं ना, राजस्थानी या दिल्ली वाले लोग, ठीक है, पंजाबी वाले भी, हाँ, तो सबसे पहले रिलेटिव्स एक दूसरे को पूछते हैं, क्या पूछते हैं, और धंधा पानी कैसा चल रहा है। जो नॉर्थ इंडियन कनेक्शन रखता है उनको पता है, ठीक है। बंगाल में ऐसे नहीं बोलता, धंधा वर्ड ऐसे वर्ड नहीं यूज करता। जो भी हो, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर्स है, ऐसा अलग से। यहाँ पर धंधा बोलने से लोग गलत लैंग्वेज उसको यूज करता है। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट सर। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट डोंट टेक मी एज अ स्लैंग, इसको मैं स्लैंग नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड माने मैं जिस चीज का बिजनेस करता हूँ। सर बोलना ही क्यों ऐसा लैंग्वेज जिसके लिए आपको वापस बताना पड़ता है, निकल जाता है सर। स्टॉक इन ट्रेड क्या है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। अगर मैं बिस्किट का बिजनेस करूं तो बिस्किट इज माई स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अगर मैं बिल्डिंग का बिजनेस करूं तो बिल्डिंग इज माई स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं मशीन का बिजनेस करूं तो मशीन इज माई स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। मैं जिस चीज का बिजनेस करता हूं, अगर वो मेरा रेगुलर ट्रेडिंग के पार्ट है, अगर वो रेगुलर ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग इन द सेंस, ऐसे एक एग्जांपल मैं देता हूं। से फॉर एग्जांपल तनिष्क, तनिष्क किसका है, तनिष्क टाटा का है ना। तनिष्क क्या बेचता है सर, तनिष्क डायमंड एंड गोल्ड का प्रोडक्ट बेचता है। सर अगर कोई तनिष्क का प्रोडक्ट आपके पास है, वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। अगर कोई तनिष्क का ज्वेलरी प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो आपके लिए एसेट बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल कोई डायमंड का ज्वेलरीज, ठीक है, कोई गोल्ड का ज्वेलरीज। सर पसंद मत करो, मैं कोई आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग अलग क्या बोलते हैं इसको, ईयरपिन वगैरह शायद, ठीक है, नेकलेस 67,000 का, डायमंड मंगलसूत्र, क्या क्या नहीं बिक रहा है, सब बिकता है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर आप कैसे दाम पे चाहिए आपको, चलो 10 लाख एंड मोर, चलो देख लो सर, 10 लाख के 37 लाख का प्रोडक्ट है, प्योर डायमंड रिंग, ठीक है, डायमंड ड्रॉप इयर रिंग्स 37 लाख का है। अब समझा करो, 37 लाख का कोई प्रोडक्ट अगर किसी इंसान के पास हो, किसी इंडिविजुअल के पास हो, किसी बिजनेसमैन के पास हो, तो उसके लिए एसेट होगा। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर तनिष्क के पास है, तो ये इसके लिए कैपिटल एसेट नहीं है, ये इसके लिए प्रोडक्ट है, ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन किसी और के पास होता तो कैपिटल एसेट होता, किसी और के पास होता, ये ज्वेलरी में है ना, जस्ट कैपिटल एसेट होता सर। फर्क समझ गए आप। मैं लास्ट दिन आप लोग को और एक चीज बोला था, बिल्डिंग के ऊपर भी बताया था, कि जो रियल एस्टेट कंपनीज होते हैं जो प्रमोटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि डीएलएफ, डीएलएफ प्रोजेक्ट्स इन कोलकाता, सपोज डीएलएफ, डीएलएफ क्या करता है, डीएलएफ घर बनाता है, डीएलएफ घर बना के लोगों को बेचता है, फ्लैट बनाता है, घर बने फ्लैट, ठीक है। तो डीएलएफ राजा राट में फ्लैट बना के लोगों को बेच रहा है। अगर किसी नॉर्मल लोगों के पास जो फ्लैट का बिजनेस नहीं करता, उसके पास अगर 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन डीएलएफ के लिए, डीएलएफ के लिए ये बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड है। एक एक फ्लैट बने, एक एक मैचेस का बॉक्स, ठीक है, वो बेचेगा उसको। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पॉइंट। जिस चीज का हम बिजनेस करेंगे उसे हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट में लिख दो सर, ज्यादा डिटेल्स में भी जरूरत नहीं है।
इसमें एक काम कर सकते हैं, हाँ, पर्सनल इफेक्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट पे लिख लो। पर्सनल इफेक्ट में क्या आ सकता है? पर्सनल इफेक्ट्स, that is to say movable property including wearing apparel and furniture, wearing apparel जो हम लोग पहनते हैं, wearing apparel and furniture, ये सब पर्सनल यूज होता है। तो पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर held for personal use, okay, by the assessee माने जिसका टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है, और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, माने ऐसा नहीं कि मानो कि कोई घर का मेन है सर, जैसे मानो कोई क्या बोलेंगे, कोई मैन, ठीक है, उसके फैमिली में उसका टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है, और उसके फैमिली में कोई लेडीज है, ठीक है, उसका वाइफ हो सकते हैं, उसका डॉटर हो सकता है, या फिर कोई भी उसका बच्चा, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन हिम, तो वो भी कुछ पहन सकते हैं पर्सनल इफेक्ट्स में, है ना, वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर्स। तो अगर वो कुछ पर्सनली पहनते हैं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, या फर्नीचर यूज करते हैं, चाहे वो करे या उसका घर का कोई आदमी या इंसान या औरत करे, ठीक है, वेरी सिंपल बात, तो उसे हम लोग कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। ये क्या चल रहा है? डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है, कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता है, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं आपके साथ। तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता है, पर्सनल इफेक्ट नहीं आता है, बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, सर लेकिन किंतु परंतु बंधु क्यों? इसमें कुछ एक्सक्लूजन पॉइंट है, माने कुछ ऐसे भी चीज हैं जो पर्सनल इफेक्ट्स तो है, पर गवर्नमेंट इसे कैपिटल एसेट मानता है। माने एक बार हाँ बोल के फिर ना, ये तो दोगलापन है। माने अगर अस्नील ग्रोवर सर होता, आप लोग जानते हो उनको, बहुत पॉपुलर इंसान है, अगर अस्नील ग्रोवर सर होता तो क्या बोलता, ये तो दोगलापन है, हाँ बोलो तो हाँ बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, एक बार हाँ बोलना है, एक बार ना बोल के फिर हाँ बोलने का क्या मतलब? तो क्या करे सर, सरकार भी पागल हो जाते हैं, पब्लिक का ये सब इतना इतना आसान नहीं है लॉ बनाना। तो एक्सक्लूजन में क्या रखा है सर? एक्सक्लूजन में ज्वेलरी को रखा है, मैंने ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट्स है ना सर, ज्वेलरी इज पर्सनल इफेक्ट्स, हम पर्सनली ज्वेलरी पहनते हैं, बट फिर भी ये एक्सक्लूजन में नहीं जाएगा। माने बेसिकली कहने का मतलब है कैपिटल एसेट में ये आ जाता है, सिंपल बात है, माने ज्वेलरी से कैपिटल एसेट। पॉइंट बी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन समझते हो? बंगाली में बोलते हैं प्रत्नतत्व कलेक्शंस, प्रत्नतत्व माने, सर छोड़ो सर, ये हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं प्रत्नतत्व। व्हाट इज प्रत्नतत्व या आर्कियोलॉजिकल? बेसिकली जैसे मानो इंडिया का जो पुराने प्रोडक्ट्स का काम, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे जो मिट्टी के नीचे से मिलता है, खुदाई करके मिलता है, ठीक है, मानो किसी के पास चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का कुछ मिल गया, ठीक है, या फिर किसी के पास सम्राट अशोका के टाइम का कुछ मिल गया, इवन कुछ नहीं तो कम से कम मुगल पीरियड का कुछ मिल गया, ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम मुगल पीरियड का कुछ मिल गया। तो अगर किसी के पास भी ऐसा कलेक्शन हो जाता है, या फिर अगर आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, जैसे हमारे देश में बिहार में बहुत पुराने पुराने स्तूपा है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, जहां पर भी पुराना क्या बोलेंगे उसको, किला, किला माने फोर्ट, ठीक है, पुराना मंदिर,
वहां पर जो वैल्यूएशंस है ना, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कभी, मैं एक एग्जांपल में यूज कर सकता हूँ। ऐसे तो मुझे अभी तक जाने का मौका नहीं मिला, पर आई एम वेरी ईगर टू गो देयर। अजंता इलोरा केव, नाम सुने आप लोग? ये महाराष्ट्र में है। अगर कभी मौका मिले जरूर विजिट करना, ठीक है। ये अजंता इलोरा केव है सर। यहाँ पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, ठीक है, जो भी हमारे देश का पुराने संस्कृति है, जो आज भी चल रहे हैं, उनका स्क्रिप्चर्स, उनका मतलब आइडल का जो पेंटिंग्स, क्या बोलेंगे इसको, आई डोंट नो, खुदाई जो भी है, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है सर। ये महाराष्ट्र में पहाड़ के ऊपर खुदाई किया हुआ है, जो देखेगा नहीं वो बिलीव नहीं कर सकता। क्या मॉडर्निटी है आज के डेट में। कभी अगर हो सके तो जरूर विजिट करना अजंता इलोरा। मैं एक नाम यूज किया, और भी है। कभी अगर हम्पी जाओगे ना, हम्पी ये कर्नाटका में है, ठीक है। हम्पी में ऐसा ऐसा मंदिर बना हुआ है जो सिर्फ पहाड़ को काट के बनाया गया है। ये अंदर जाने से पता लगेगा सर कि क्या है, इसका वैल्यूएशन करोड़ों में है। लोग चोरी करने का कोशिश करता है, लेकिन सर ये कलेक्शंस अगर किसी के पास हो ना, तो वो कैपिटल एसेट है, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से नहीं ला सकते, पर होता है ना कभी कभी, किसी का दादा परदादा, उसके दादा परदादा, कोई सक्सेशन में मिला हो किसी के पास, तो रह जाता है। तो ये सब इसको बताया जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह से, कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम है हम्पी बोल के, हम्पी, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। कभी अगर महाराष्ट्र जाओगे, बैंगलोर जाओगे, तो बैंगलोर से हम्पी जा सकते हो। ये देखो सर, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली अगर आपको आर्कियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो जस्ट विजिट करना है। विजिट करोगे तो पता लगेगा कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपको। या ये हम्पी में कुछ मंदिर वगैरह बना हुआ है, इसका मंदिर देखोगे ना, ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, पागल हो जाओगे। और इसके अंदर देखोगे तो मीनाक्षी टेम्पल, साउथ इंडिया में गजब गजब है। चलो मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, वापस पॉइंट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस अगर किसी के पास कोई पत्थर का टुकड़ा ही है वो, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा आज का नहीं है, किसी जमाने का, ठीक है, उस तो इस तरह का, तो वो कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाएगा। स्पेशल ड्राइंग्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग्स लाइक पाब्लो पिकासो हो, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, द ग्रेट पोएट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बड़े दादा या भाई थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, वे बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट थे। या फिर लियोनार्डो दा विंची, इताली का बड़ा फेमस आर्टिस्ट। किसी भी बड़े पेंटर का ड्राइंग्स अगर आपके पास हो, जिसका मार्केट में लाखों में करोड़ों में वैल्यूएशन है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एसेट्स। ठीक है सर, इतना दाम कौन देता है पेंटिंग का? सर जो पेंटिंग का समझदार है वही देते हैं, हम आप कैसे देंगे? वैसे मुझे इतना समझ नहीं है, आप लोगों को हो सकता है, मुझे समझ बहुत खराब है सर पेंटिंग्स वगैरह का। स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, और एनी वर्क ऑफ आर्ट जिसका वैल्यूएशन हो, एनी वर्क ऑफ आर्ट। लिख लिए सर? प्लीज टेल मी। স্যার ফার্স্টেরটা কি আছে? ज्वेलरी, दिस इज ज्वेलरी, जे है जे। मेरा हैंडराइटिंग भी एंटीक है सर। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब, ये सब कैपिटल एसेट है। अगर किसी के पास है तो वो सेल करके अगर कुछ गेन होता है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, ज्वेलरी के बारे में कुछ बता देता हूँ, लिख लो सर। ज्वेलरी को लेके ना लोगों के मन में भ्रम है कि मेरा ज्वेलरी मेरा है, इसको बेच के मैं कमाऊं तो क्या गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा? द आंसर इज यस। ज्वेलरी आपका है, पर ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। तो डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी ये भी इनकम टैक्स ने दे दिया सर। सर माथा खराब करने वाला बात है ना सर।
लिख लो ज्वेलरी, जल्दी लिखो। ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट and the profit and the profits or gains arising from the transfer of jewelry, arising from the transfer of jewelry held for पर्सनल यूज। माने आप कोई एमपी ज्वेलर्स, आप कोई सेनको गोल्ड, आप कोई पीसी चंद्र ज्वेलर्स, आप कोई तनिष्क, इस तरह का कोई ब्रांड नहीं हो, आप पर्सनल लेवल में ज्वेलरी यूज करते हो और उसको आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, माने सेल कर रहे हो और बदले में कुछ गेन कर रहे हो, इसलिए बोला ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट एंड द प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जो आपके पास पर्सनल यूज के लिए था, ठीक है, आर चार्जेबल टू टैक्स, आर चार्जेबल टू टैक्स। किस हेड में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली अंडर द हेड इनकम टैक्स में 5 हेड्स है सर, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, इनकम टैक्स में 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन। तो कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन हेड में जाएगा। कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन हेड में। माने टैक्सेबल होगा तो किस हेड में? कैपिटल गेन हेड में। माने इनकम तो हुआ है पर कैसा इनकम? ना कैपिटल गेन इनकम। प्रॉफिट तो हुआ है पर कैसा प्रॉफिट? ना कैपिटल गेन प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल गेन्स। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन ज्वेलरी, द एक्सप्रेशन ज्वेलरी इंक्लूड्स फॉलोइंग। अब आपको मैं बता देता हूं सर, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वेलरी का मतलब क्या बताता है? ज्वेलरी इंक्लूड्स, नीचे देख लो पॉइंट 1, ऑर्नामेंट्स, मन का सवाल क्लियर होना चाहिए, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने से बना हुआ है, जो सिल्वर से बना हुआ है, जो प्लैटिनम से बना हुआ है, और एनी अदर प्रीसियस मेटल जिसका मार्केट में दाम हो, वैल्यूएशन हो, और एनी एलॉय, और एनी एलॉय कंटेनिंग, माने कोई एलॉय है जो मिक्सड अप करके बनाया गया है, कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल, वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है सर, रूपा का है पर सोना का जल चढ़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे इतना ज्वेलरी का शौक नहीं है पर्सनल लेवल में, बट मैं देखता हूँ बहुत लोग जो शौकीन होते हैं घर पे, देखता हूँ कि नॉर्मली कोई ज्वेलरी है जो बेसिकली सिल्वर से बना हुआ है, बट उसको सिल्वर तांबा मिला के एक एलॉय बनाया गया, फिर उसको सोना के पानी में चढ़ाया गया, ठीक है, तो कलर गोल्डन जैसा दिखता है, लेकिन नॉट प्योर गोल्ड, लेकिन उसका मार्केट में एक वैल्यूएशन है, ठीक है। इसीलिए बोला ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal or any alloy containing one or more such precious metal, whether or not containing any precious or semi precious stones, whether or not containing any precious or semi precious, precious and semi precious, माने बहुत महंगा या फिर
थोड़ा बहुत महंगा। स्टोन पत्थर होता है ना, जेम्स बोलते हैं स्टोन्स को, है ना। स्टोन्स भी बहुत महंगा होता है सर। नॉर्मली स्टोन कहाँ मिलता है, ये सब म्यांमार से आता है, ब्रह्मोदेश, ठीक है। क्या बोलते हैं, म्यांमार का कैपिटल क्या है, रेंगून। ये सब साइड में स्टोन का बहुत फेमस है। जो पत्थर पहना जाता है ना, ज्योतिष लोग देते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग, चुनी पन्ना, क्या क्या बोलते हैं सर, कैट्साई, मैं नाम सुना हूँ सर, पहनता कुछ भी नहीं। कभी कभी कोई बोलता है ये पहनो वो पहनो, मुक्ता, पर्ल, ठीक है, एनी काइंड ऑफ। तो कंटेनिंग एनी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स and whether or not worked or sewn into your wearing apparel, whether or not worked or sewn into any, मैंने स्विंग करना, जैसे मैंने सिलाई करके रखा हुआ है, into any wearing apparel, into any wearing apparel। ऐसे होता है ना, जैसे घर पे औरत जो होते हैं हमारे देश में, उनके साड़ी पे या लहंगा पे महंगा गोल्डन वर्ड काम होता है, थ्रेड का, सोना के सूता से सिलाई है। लड़का लोगों का ऐसे कॉन्सेप्ट है कि वो कुर्ता पहनता है, कुर्ता या पैजामा, ठीक है, बेसिकली कुर्ता जो पहनता है ना, पंजाबी बोलते हैं हम लोग बंगाली में उसको, ठीक है। तो कुर्ता पहनेगा तो कुर्ता का जो बटन होता है वो गोल्ड का है, ठीक है, या सिल्वर का है, ऐसा पहनते हैं लोग, ठीक है। तो वेयरिंग अपैरल में अगर कोई स्विंग किया हुआ है या फिर किसी ना किसी तरह से वर्क किया हुआ है, उसके अंदर गोल्ड का थ्रेड बना के लहंगा पे काम होता है, 50 लाख का लहंगा होता है, करोड़ों का लहंगा होता है सर। सो आप समझा करो, वो भी एसेड है। मन का सवाल क्लियर होना चाहिए। ज्वेलरी के बारे में गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डेफिनेशन दिया, साथ में ये भी बोला प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स, whether or not set in any furniture। कभी कभी ऐसा होता है ना, फर्नीचर पे लोग डायमंड लगा के रखते हैं। लोगों का शौक अलग ही लेवल का होता है। किसी को फर्नीचर मतलब किसी को बेसिक फर्नीचर खरीदने का मौका नहीं मिलता, और किसी के घर में ऐसा भी होता है कि फर्नीचर पे डायमंड लगा के रखता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में एक था ना, आई थिंक उसमें हर तरह का मनी मुक्ता लगा हुआ था, क्या नाम है उसका, कोई जानते हो, जो ब्रिटिश लोग लेके चला गया, कहीं बोल सकते हो सर। एक सिंहासन था, सिंहासन का नाम क्या है, किसी को नहीं पता। मयूर सिंहासन बोलते हैं, आई थिंक अभी लंदन में है। ये है ज्वेलरी का डेफिनेशन। प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स, वेदर आर नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, फर्नीचर पर लगा हुआ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। यूटेंसिल्स, घर के बर्तन में, ठीक है, घर के बर्तन में लगा हुआ हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अदर आर्टिकल और वर्क और सीवन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी हालत में अगर वो प्रीसियस स्टोन्स या सेमी प्रीसियस स्टोन्स है, हम उसे ज्वेलरी मानेंगे। इतना बड़ा बात गवर्नमेंट ने कह के रख दिया। अब जो करना है कर लो। अब ज्वेलरी है तो कैपिटल एसेट है, बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, गेन होगा तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर डेफिनेशंस क्लियर हो रहा है तो आगे आपको क्वेश्चन का आंसर करने में भी हेल्प होगा। पर अगर डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पाएगा ना सर, तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्शनल पे चल रहे हैं सर, अभी भी हम लोग एक्सेप्शन पे चल रहे हैं। मैंने एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे,
एक्सेप्शनल के अंदर एक्सेप्शनल पढ़ लिए, भटकना नहीं। कैपिटल एसेट क्या है वो तो पढ़े आपने, फिर आपके बीच में क्या पता चल रहा है कि कैपिटल एसेट क्या नहीं है, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कि पर्सनल इफेक्ट्स। फिर पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर ज्वेलरीज के बारे में बात कर लिए। अब पॉइंट 3 में बात कर रहे हैं सर, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। क्या है सर? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये भी क्या नहीं है? कैपिटल एसेट नहीं। गांव का जमीन कैपिटल एसेट नहीं है सर, इसको बेच के कैपिटल गेन नहीं होता है। इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन क्वेश्चन भी करा दिया था, आज और मैं नहीं बताऊंगा, इस पर बहुत बात कर ली है। और क्या हो सकता है? स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, जैसे कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 में गवर्नमेंट ने इशू किया था। ये मैं लास्ट क्लास में बता दिया था, आज और नहीं बताऊंगा। इसका डिस्कशन मैं लास्ट क्लास में कर दिया था सर, अगर किसी को ये समझना है प्रीवियस लेक्चर सुन लो, समझ जाओगे। 7% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 में गवर्नमेंट ने इशू किया था। क्या नहीं है? ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड, या फिर नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। सरकार डिफेंस को मजबूत करने के लिए गोल्ड बॉन्ड इशू किया था, पब्लिक से पैसा लेने के लिए, ताकि डिफेंस के लिए अपना क्या बोलते हैं फंड जुगाड़ कर सके। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 में इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे तो है, एसेट का कैरेक्टर है, पर एसेट नहीं है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया इसलिए। इसके अलावा और भी कुछ एसेट्स है जिसको कैपिटल एसेट के अंदर रखा नहीं गया, जैसे कि स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सब सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड है सर, इशूड बाय सीजी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय सीजी, सीजी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एक लास्ट पॉइंट लिख लो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है लोन, ठीक है। इसके ऊपर कॉर्पोरेट लॉ में काफी डिटेल्स में बातचीत हुआ है सर, बॉन्ड क्या है, अगर कोई चाहे तो वो वाला क्लास देख सकते हो कंपनी लॉ का, उस पर बॉन्ड का आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर गोल्ड को सामने रख के क्या कहना चाहता है कि गवर्नमेंट गोल्ड के बेसिस में पब्लिक से लोन लेता है, और इन फ्यूचर में और पब्लिक के नाम पे गोल्ड इशू कर देता है, ठीक है। पब्लिक देता है पैसा, बात समझे सर, पब्लिक गवर्नमेंट को देता है कैपिटल, पब्लिक गवर्नमेंट को क्या देता है? कैपिटल। बदले में गवर्नमेंट क्या करता है? उनके नाम पे गोल्ड इशू कर देता है, ठीक है। फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं, वर्चुअल, ठीक है। आपको घर पे गोल्ड रखने का जरूरत नहीं है, बट आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना, उसका मतलब आपके पास गोल्ड है, यानी गोल्ड का जो भी वैल्यूएशन होगा उसी के बेसिस में आप उसका रिटर्न कमाओगे। सो उसको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कहते हैं। ये कब इशू किया था मैं बता देता हूं आपको, इश्यूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड deposit certificate issued under the gold monetization scheme, gold monetization scheme 2015 में किया था। एंड और एक बार किया था रिसेंटली 2-4 साल पहले, गोल्ड monetization scheme 2018 बाय सीजी, सीजी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
पूरा लिख लो सर, मैं शॉर्ट में लिखा बट आप पूरा लिखना। ये है, ये जो मैं आपको लिखा है ना, ये है कैपिटल एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का इतना बड़ा लिस्ट है सर, उसमें कैपिटल एसेट क्या है ये आपको बताया गया। अब अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि कैपिटल एसेट क्या है। इसको सेल करके जो गेन होता है इसे कैपिटल गेन कहते हैं। नाउ इज अ बिग क्वेश्चन, एक सवाल मन में है सर, हम लोग जब डेफिनेशंस पढ़े थे स्टार्टिंग में, लिखाए थे भी आज, क्या लिखाया कि एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो मैंने आपको इतना देर से क्या मेहनत करा रहा था, मैं आपको ये मेहनत करा रहा था कि सर आप ये तो जा रहे हो कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर ट्रांसफर क्या होता है। चलो सर थोड़ा लिख लो मेरे साथ, मेरे साथ साथ थोड़ा लिख लो। क्या लिखोगे सर, सर ट्रांसफर क्या है मैं वो लिखाने जा रहा हूं आपको, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर के बारे में बात करता है। लिख लो सर, हेडिंग करो ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसफर नहीं जानोगे कैपिटल गेन पे कुछ नहीं समझ पाओगे। ट्रांसफर व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 लिखो सर, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ऐसे अगर मैं अगर आपको मैं शॉर्ट में बोलूं तो वेरी सिंपल, कुछ इस तरह से भी आप एक एरो एरो बना सकते हो। जैसे जब कोई चीज ट्रांसफर का अलग अलग मतलब है, ऐसे ट्रांसफर को अगर सिंपल बोला जाए तो ट्रांसफर माने सेल, ट्रांसफर माने एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज कैसे हो सकता है, जैसे मानो कि ऐसा होता है ना, एक्सचेंज बहुत तरह का होता है कि किसी के बदले कोई चीज है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी आजकल एक्सचेंज ऑफर देता है ना मोबाइल में, है ना, आपका पुराना मोबाइल दो, उसका वैल्यूएशन कट करके आपको न्यू मोबाइल दिया जाता है। तो उसमें सेल भी है और एक्सचेंज भी है, मिला के होता है। लेकिन प्योरली भी एक्सचेंज का एग्जांपल हो सकता है। जैसे एक एक फाइनेंशियल मार्केट का एग्जांपल देता हूँ आपको। फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा एग्जांपल हो देखने को मिलता है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। सर ये क्या है, ये सब अकाउंटिंग टर्म है। मानो आपने पहले कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिया था, आपने पहले कंपनी में प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब किया था, लेकिन अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना कंपनी में क्या हो रहा है, ओनरशिप नहीं मिलता, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के बदले उनको डिविडेंड मिलता है, वो भी फिक्स परसेंटेज। कंपनी के प्रति उनका कोई अधिकार प्रॉपर्ली नहीं आता, वोटिंग राइट्स नहीं आता है, ये सब कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है। अब क्या पॉइंट है सर, लेकिन मानो कि आप चाहते हो कि आपका जितना प्रेफरेंस शेयर्स है उसका वैल्यूएशन करके आपको कंपनी में ट्रू ओनरशिप दिया जाए, तो आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तो ऐसा कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंस के बदले आप इक्विटी बन गए, तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आपको बताया जो शायद आप लोग रेगुलर लाइफ में नहीं सुनते होंगे। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट मैंने समझते हो सर, रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है भी अकाउंटिंग में यूज होता है सर, रिलिंक्विशमेंट ऑफ शेयर, जैसे सरेंडर ऑफ नहीं करो, एक काम करो, सरेंडर और रिनाउंस ऑफ शेयर, मैं बताता हूं, सरेंडर और रिनाउंस कर देना, ये भी वर्ड यूज होता है, रिनाउंसमेंट, ठीक है, रिलिंक्विशमेंट या रिनाउंसमेंट। रिनाउंस ऑफ राइट माने
किसी चीज पे आपका अधिकार था बट आप अपना अधिकार छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो सर, त्याग रहे हो, आप अपना अधिकार रिनाउंस कर रहे हो। रिनाउंस करने का मतलब होता है कि आप उसको छोड़ दे रहे हो। तो आप छोड़ोगे तो किसी को तो मिलेगा, बदले में आप कुछ लो या ना लो या फिर कम लो, ठीक है, लेकिन रिनाउंस कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। तो अगर कोई एसेट पे आपका राइट था और आप उस एसेट को छोड़ दे रहे हो, ठीक है, कैपिटल एसेट को, तो किसी और का हो जाएगा। तो वो जो सरेंडर करना या रिनाउंस करना, उसको रिलिंक्विशमेंट कहते हैं। और ये भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का बहुत मतलब है सर। एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट माने एक्सटिंग्विशमेंट माने एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मानो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कोई एसेट कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर आप उसको कंप्लीटली किसी और को दे दिया, या फिर उसका पूरा सिस्टम को ही बदल डाला आपने, डिस्ट्रॉय करके उसको दूसरा चीज में बदल डाल। कोई एसेट है उसको आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करके किसी और प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को एक्सटिंग्विशमेंट कहते हैं। उसमें भी अगर कुछ वैल्यू गेन होता है ना, तो उसको भी कैपिटल गेन माना जा सकता है। तो एक्सटिंग्विशमेंट इज आल्सो काइंड ऑफ ट्रांसफर। और क्या हो सकता है सर? एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है सर, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर मतलब क्या है? सर आज जो आपके पास एसेट है ना, कल आप उसको अगर आप दुकान में लेके चले गए, तो आपके खुद के दुकान में, से फॉर एग्जांपल आपका ज्वेलरी है घर पे, पर्सनली यूज करते हो, ठीक है, कैपिटल एसेट है। बट मानो आप किसी ज्वेलरी का बिजनेस करते हो और वो ज्वेलरी कल आप दुकान में जाके बेचना चालू कर दी, हेलो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना। जो आपका एसेट था उसको आप स्टॉक इन ट्रेड माने बिजनेस का पार्ट बना लिए, तो ये भी ट्रांसफर कहलाता है। ये बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा टाइप कॉन्सेप्ट है, ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। 45 सबसेक्शन 2 में इसका डील होता है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वीवीआईपी क्वेश्चन है। मैंने इसका ट्रीटमेंट बिजनेस में भी होता है, इसका ट्रीटमेंट पीजी कैपिटल गेन में भी होता है। क्योंकि जो आपका एसेट है, घर का एसेट है, कैपिटल एसेट है, उसको आप दुकान का एसेट बना देते हो। तो दुकान में बेचोगे तो बिजनेस है, घर पे है तो कैपिटल एसेट है। तो घर का कैपिटल एसेट को दुकान में जाके बेचोगे तो उसको भी ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर बदल जाता है, उसका कैरेक्टर बदल जाते हैं, भले ही आपका ही चीज क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैपिटल गेन मानता है या कैपिटल एसेट ट्रांसफर मानता है। गेन हो ना हो, कैपिटल एसेट ट्रांसफर बिल्कुल माना जाएगा। क्वेश्चन करवाने से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और एक कॉन्सेप्ट होता है सर, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सर कंपल्सरी एक्विजिशन कैसे होते हैं? कई बार ऐसे होता है गवर्नमेंट ऐसे करते हैं, या कोई कंपनी किसी दूसरे का प्रॉपर्टी लेता है, जैसे कि गवर्नमेंट के परमिशन लेके किसी का लैंड लिया जा रहा है, मेट्रो रेल बनाना है, किसी का बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, बदले में उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि ऐसे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट होता है। आपका एसेट आप सरकार को दे रहे हो क्योंकि सरकार वहां से रेल बनाएगा, आपका एसेट आप टाटा को दे रहे हो क्योंकि टाटा वहां पर फैक्ट्री बनाएगा, और इसके लिए गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट भी है। उसके तहत गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट के हित में पब्लिक को क्या करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है पूरे भारत में। तो किसी का कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वाइज करना, वहां पर भी वैल्यूएशंस का मैटर होता है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सर डिटेल्स में। बट दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। समझ रहे हो सर? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে?
ট্রান্সফারের কত মানে হতে পারে? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस of contract. So this is also transfer. सर क्यों? पार्ट परफॉर्मेंस क्या होते हैं? लिख लो इसमें थोड़ा सा। समटाइम्स पोजीशन of an immovable property is given in part performance of a contract. कभी कभी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशंस पार्ट परफॉर्मेंस के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, ओके, सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, सॉरी परचेज नहीं किया, आप बना रहे हो। अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ध्यान से सुनना बात को मेरा। बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें आप क्या बता रहे हो कि जिसको भी आप ट्रांसफर करो, आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो कि पहले बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर हुआ, फिर आपने पोजीशन दे दिया, लेकिन अभी भी आपका 2 माला बिल्डिंग बनाना है, तो उसका पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। तो अगर कोई एसेट ट्रांसफर हुआ है पर उसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट हुआ है, फिर भी वो ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा होता है। तो पूरा ट्रांसफर, पूरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे भी गवर्नमेंट ट्रांसफर मानेगा। और ट्रांसफर होने से क्या होता है, एक चीज का इसका गहराई को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी डेप्थ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कि जैसे ही कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा, चाहे वो बिल्डिंग पार्ट परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, पर ट्रांसफर होने से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होगा तो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो सरकार को टैक्स चाहिए, इसलिए सरकार ट्रांसफर में इतना सारा पॉइंट को मेंशन करता है। बोलो सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 पॉइंट क्लियर है? हेलो, पॉइंट समझ में आ रहा है सर? चलो एक काम करते हैं, ये जो मेरी लास्ट Yes. पॉइंट लिखाया, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एग्जांपल दे, ए enters into an agreement for the sale of his house, ठीक है, वो घर बेचने के लिए एग्रीमेंट बनाया। द परचेजर, ध्यान से सुनना सर बात को, द परचेजर मतलब जो घर खरीदने आ रहा है, द परचेजर गिव्स द entire sale consideration, entire sale consideration माने entire sale consideration माने घर का जितना दाम है, मानो 40 लाख 50 लाख व्हाटएवर, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी का दाम है, पूरा सेल कंसिडरेशन परचेजर ने सेलर को दे दिया, ए को दे दिया। So A enters into an agreement for the sale of his house. The purchaser gives the entire sale consideration to A. A को पूरा पैसा दे दिया। कंसिडरेशन माने क्या, लॉ में पढ़ाया जाता है सर, दिस इज अ बिजनेस लॉ कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न। आप दुकान से प्रोडक्ट खरीदते हो, बदले में पैसा देते हो, कहीं से कुछ सर्विस लेते हो, बदले में पेमेंट करते हो, जो सर्विस आपको मिला वो आपका कंसिडरेशन, जिनको पेमेंट मिला वो उसका कंसिडरेशन, ठीक है, एक्सेप्ट
प्योर लव एंड अफेक्शन छोड़ के, प्योर लव एंड अफेक्शन छोड़ के, मैंने रिश्ते नाते छोड़ के, जो प्योर रिश्ता नाता है वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, मैंने तुम मेरे लिए वो करो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, वहां पर नहीं चलता, क्योंकि वो सेल्फलेस होते हैं। बट बिजनेस वर्ल्ड सेल्फलेस नहीं होता, बिजनेस वर्ल्ड सेल्फिश होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तुम दुकानदार को पैसा नहीं दोगे तो दुकानदार तुमको प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, क्योंकि वो वहां पर चैरिटी करने नहीं आया है, लव अफेक्शन जताने नहीं आया है। ठीक है, चैरिटेबल काम अलग चीज है। सेल्फलेस एंड सेल्फिश दोनों में फर्क क्या है? तो बिजनेस इज अ सेल्फिश वर्क। सर साउंड बैड। सर आपको भी समझाने के लिए बोला, ठीक है, साउंड बैड के लिए नहीं बोला। आप बात को समझे, कंसिडरेशन क्या होता है। आप मेरे को, आप देखो ना, आप दुकानदार को पेमेंट करते हो, बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो दुकानदार का पेमेंट उसका कंसिडरेशन, आपको जो प्रोडक्ट मिला वो आपका कंसिडरेशन। ऐसे यहाँ पर ए ने घर बेचा तो घर उसका कंसिडरेशन, सॉरी पैसा उसका कंसिडरेशन, और घर जिसको बेचा उसके लिए कंसिडरेशन घर है ना। सो ए enters into an agreement for the sale of his house. The purchaser gives the entire sale consideration to A. A hands over the complete right, right माने अधिकार, right of क्या, right of possession, ठीक है। A hands over the complete right of possession to the purchaser, वो complete right दे रहा है, since क्योंकि उसको पूरा पैसा जो मिल गया, since he has realized the, उसको पूरा पैसा रियलाइज हो गया, he has realized the entire sale consideration। तो सर ये तो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हुआ। यस सर, दिस इज नॉट पार्ट परफॉर्मेंस, सिंस ही हैज रियलाइज्ड द एंटायर सेल कंसिडरेशन, दिस इज द प्रॉपर वर्ड। अंडर इनकम टैक्स दिस इज कंसिडर्ड ट्रांसफर, ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ है दिस इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर कहेंगे सर इनकम टैक्स में, इसे ट्रांसफर कहेंगे। लिख लिया तो मुझे बताओ सर। लिख लिया क्या? किरे লেখা হয়ে গেছে সবার? লেখা Yes, হয়ে গেলে বলো স্যার। ओके सर, इस तरह का और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि मानो ये तो नॉर्मल हो गया, जैसे कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला की एग्जांपल दे देते हैं। चलो एक एग्जांपल 2 भी लिख लो ट्रांसफर का, जो थोड़ा हटके पॉइंट है, बट ये सब भी पूछते हैं। ए पर्सन में become a member of a cooperative society मानो कोई पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी का मेंबर है और अदर एसोसिएशंस का मेंबर है, which अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये लिख लो सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ये कंप्लीट वर्ड है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, which may be building house, a person may be become a member of cooperative society, company or other association of persons which may be, जिसके पास बिल्डिंग है मानो, which may be building houses, माने उसके पास क्या है, कंपनी के पास या कोऑपरेटिव के पास बिल्डिंग हाउसेस है या फ्लैट्स है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के पास क्या है,
कोऑपरेटिव के पास फ्लैट्स है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, उसको कोऑपरेटिव बोला जाता है काफी केस में। तो व्हेन ये जो पर्सन है, व्हेन ही pays an agreed amount, जब वो agreed amount पे करते हैं, when he agrees to pay the agreed amount to the society, etc. तो सोसाइटी क्या करता है? सोसाइटी हैंड्स ओवर द पोजीशन ऑफ द फ्लैट to the concerned person, to the concerned person, ठीक है। बट अभी भी कोई सरकारी कन्वीनियंस चार्जेस ये सब रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है, नो कन्वीनियंस चार्जेस इज रजिस्टर्ड, अभी भी कुछ भी रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हुआ है, बट ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसको पोजीशन दे दिया। तो इनकम टैक्स कहते हैं भाई भले ही आप कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह रजिस्टर्ड करो ना करो, एज पर इनकम टैक्स दिस इज ट्रांसफर, दिस इज, मैं शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखो सर, दिस इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का बहुत मतलब हो सकता है, पार्ट परफॉर्मेंस भी ट्रांसफर हो सकता है, फुल परफॉर्मेंस भी ट्रांसफर हो सकता है, रिलिंक्विशमेंट भी ट्रांसफर हो सकता है, रिनाउंसमेंट भी ट्रांसफर हो सकता है, एक्सटिंग्विशमेंट ट्रांसफर हो सकता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो सकता है, सेल तो ट्रांसफर होता ही है। हेलो सर, लिख लिया सर, मैं बोला পুরোটা দেখা যাচ্ছে না ওই সাইডের গুলো। লিখে দে, এবারে দেখ এবারে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ओके, लिख लो सर, लिख लो। अगर ट्रांसफर समझ में आया तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी मैं आगे आगे आपको बता दूंगा सर, समय लगेगा थोड़ा बट समझ में आ जाएगा। हो गया, लिख लिया रे? লিখে নিয়েছি সবাই? আরেকটু। ओके, लिखो सर, लिखो। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? ओके, अच्छा, आज और कुछ नहीं कराता हूँ सर, नेक्स्ट क्लास मैंने सैटरडे वाले क्लास में मैं आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशंस, एक्चुअली मैं आज ही सोचा था कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, बट मुझे लगा कि नहीं प्रोविजंस बताना जरूरी है, नहीं तो ना आगे जाके दिक्कत हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने रेडी किया था, मैं सोचा था आपको समझा दूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे सर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ अभी क्या क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समथिंग लाइक दैट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? कैपिटल गेन फॉर्मेट्स, कैलकुलेशन फॉर्मेट्स, और क्या बात करेंगे? टैक्स रेट, ठीक है, एंड क्वेश्चन आंसर, ये नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तब तक घर पे क्या करना है, मैं शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दिया, मैं बड़ा नोट भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर पे अपने हिसाब से टाइम लगा के थियोरेटिकल पार्ट गो थ्रू करते रहो। ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया है। आज मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखाना पड़ेगा, नहीं तो ना
आप बोलोगे क्या कैपिटल एसेट है, क्या कैपिटल एसेट है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है ना, आप चाहते हैं कि आप कैपिटल एसेट क्या है समझो, गवर्नमेंट का एक ही मानना है एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स, आप लोगों से इसका एक ही उम्मीद है कि आप जानो कि टैक्स कैपिटल एसेट क्या है, आप जानो कि ट्रांसफर क्या होता है। अगर ट्रांसफर और कैपिटल एसेट समझ जाओगे तो कैपिटल गेन भी समझ जाओगे, और अगर कैपिटल गेन भी समझ जाओगे तो फिर शेयर बेच के, ठीक है, लैंड बेच के, ठीक है, सरकार के घर में कितना टैक्स जमा करना है, ठीक है, सरकार को टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा हिसाब पता लग जाएगा। बस बीच में एक छोटा सा काम है सर, रेट ऑफ टैक्स जान लेंगे, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का एक आइडिया ले लेंगे, और फॉर्मेट जान लेंगे, बस इतना जान लेंगे तो फिर कैपिटल गेन में कौन रोकता है। ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही है, बाकी चर्चा सैटरडे वाले क्लास में होगा। ओके सर, बाय देन टू ऑल ऑफ यू, Bye, sir. बाय बाय सर, Bye, sir. बाय सर।